हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पार्ट 2 तलाश की पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें लेखक ने भारत के अतीत के बारे में बताया। अतीत के बारे में वे तलाश कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा कैसी थी। और इसमें जो उन्होंने भारत की झांकी के अतीत की झांकी कि उन्होंने दी है। मतलब कि खोज करके अनुसंधान के बाद, कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्होंने जो भारत की जो झांकी उन्होंने देखी उसको उन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और ये बताया है कि 5000 साल पहले जो मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता की संस्कृति थी वह कितनी समृद्ध थी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों आदि को देखा, जिसमें अजंता, इलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और इन सभी को देखने के बाद उन्होंने देखा कि भारत की कला और भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है, ये उन्होंने जाना और यही हमें बताने का प्रयास किया है। अब ये आगे का अंश हम लोग पढ़ते हैं। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा जो है वो बहुत बढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह जो आपसी फूट और जाति आदि संबंधी जो वो थी, इसके बारे में इसमें जो है इससे उसका जो अतीत है वो धीरे धीरे मतलब ह्रास की ओर चल जाता गया। ह्रास इस अर्थ में मतलब उसकी अवनति होती गई। और धीरे धीरे जो भाषा में भी जो मतलब कि आसानी से समझने जैसा था, मतलब उसका भाव समझ में आता था, लेकिन अब जो है आलंकारिक भाषा हो गई। लोगों के अंदर भारत की संस्कृति को जानने के बजाय विदेशों में जाने का चाव बढ़ गया। ये आगे बोलते हैं भारत माता एक शीर्षक के रूप में कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान, और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया, क्योंकि उन्होंने गांव का अध्ययन करना शुरू किया और गांव में भी धीरे धीरे विकास हुआ। गांव के लोग जो है, गांव में कुछ मतलब बुद्धिजीवी जनता जो है आई, जिन्होंने सर उठाना शुरू किया। और इसके बाद जो है उन्होंने देखा कि वे जो है भारत का जो युवा वर्ग है, वे जो वो थोड़ा सा मतलब कि भारत के अतीत के प्रति कम और आधुनिकता के प्रति ज़्यादा मतलब आकर्षित है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली है। लेखक उनके अंदर उनके अस्तित्व के प्रति उन्होंने जागरूकता जगाई। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि आप क्या हैं, इसको जानने की उन्हें चेष्टा करनी चाहिए। और ऐसा जानते ही उनके अंदर एक अस्तित्व बोध हुआ और धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक आ गई, मतलब उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। ठीक है। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि भारत में विविधता में एकता है। मतलब भारत में अनेक विदेशी आक्रमणकारी आए, वे जो है अपनी कुछ न कुछ संस्कृति यहाँ छोड़ गए और उनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा। तो इस तरह से भारत जो है विविधताओं का एक देश हो गया, परंतु विविधता होते हुए भी यहाँ पे एकता की भावना है। यहाँ के लोगों ने उन विविधताओं को स्वीकार किया, आत्मसात किया। यहाँ जो है पीढ़ियों से गुजरने के दौरान
स्पष्ट रूप से भारतीय जो विदेशी आए वो कई पीढ़ी तक यहाँ पे रहे, जिसके कारण वे स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। और उनकी इनमें जो है यहूदी, पारसी और मुसलमान आदि जाति थे। जिस भारत ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। अब आगे जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत से बंधा है। वे कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा, मतलब अतीत का अध्ययन करते करते उन्होंने वर्तमान का अध्ययन भी किया, और इसमें उन्होंने जीवन शैली, जीवन के नाटक को, मतलब जीवन के जो रूप है उसको उन्होंने देखने का प्रयास किया। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत से बंधा है, और इनका अध्ययन करते हुए उन्होंने ये देखने की चेष्टा की, खोजने की चेष्टा की कि कहाँ पर वे अतीत से जुड़े हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमारा जीवन कितना भी आधुनिक हो, हम अतीत से जुड़े हुए थे, हम यानी भारतीय अतीत से जुड़े हुए थे। ये ढूंढने की लेखक ने चेष्टा की, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी, जबकि जो है वो जो नई युवा पीढ़ी थी उनकी सोच भविष्य के प्रति थी। वे भविष्य को देखते थे, परंतु लेखक उनमें अतीत की जो झलक है उसको पाने की चेष्टा करते थे, उनको ढूंढने की चेष्टा करते थे। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था, और इतना अध्ययन करने के बाद उन्हें हर जगह एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका कि जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव था। यानी कि जनता जो है वह कुल मिलाकर के भारतीयता को नहीं भूली थी, अपनी जो उनको विरासत से जो पृष्ठभूमि मिली थी उसको नहीं भूली थी, और उनका कहीं ना कहीं उनके जीवन पर गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो उनको उन्होंने जो देखने की चेष्टा की उसमें उनको भारत के लोगों की पृष्ठभूमि में उन्होंने देखा कि लोक प्रचलित दर्शन उनके जीवन में है, उनकी परंपराओं को वो मानते हुए चल रहे हैं। उनका इतिहास, उनके जीवन में कहीं न कहीं पुराने मिथक और पुराकथाओं का मेल अवश्य था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था, और इनमें से जो है किसी को अलग नहीं हम कर सकते थे, मतलब उसको सोच पाना कठिन था कि इनको अलग किया जा सके। मतलब कि उनके जीवन में इन सारी जैसे दर्शन है, परंपरा है, इतिहास, मिथक, पुराकथाएं, ये जो है उनके अंदर रची बसी थी, उनको अलग करना कठिन था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। वे लोग जो पूरी तरह से निरक्षर थे, निरक्षर का अर्थ है जिनको अक्षर का ज्ञान ना हो। निरक्षर का अर्थ है अनपढ़, ठीक है। जो लोग एकदम पूरी तरह से अनपढ़ थे, मतलब अशिक्षित थे, उन लोगों को भी, अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। उनको भी हमारे विरासत से मिली हुई पृष्ठभूमि मिली हुई थी, जो कि जिससे कि वे प्रभावित थे, उनका जीवन प्रभावित था। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत
और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। और लोक प्रचलित अनुवाद था, टीकाएँ थी, यानी कि जो महाभारत और रामायण आदि की जो वो थी, मतलब जो अनुवाद था वह लोक प्रचलित था। मतलब लोग अपने आम रोज के जीवन में इनकी चर्चा करते थे, इनके बारे में जानते थे, तो उसका भी प्रभाव जो है उनके जीवन में पड़ा हुआ था। और ये लोक कथाओं का ये मतलब जो ये अनुवाद है, टीका है, ये दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया, उसने उन्हें संतुष्ट और समृद्ध बनाया था। यानी कि ये जो महाभारत है घटना और रामायण है, ये जो महाकाव्य है, इनकी हर घटना, इनकी हर कथा और इसमें जो नैतिकता है, उसका जो नैतिक अर्थ है, ये लोकमानस पर अंकित था। मतलब वे उसको हमेशा उसकी चर्चा करते थे, सुनते थे, जिसके कारण जो है उनके मन में इसका प्रभाव पूरी तरह से अंकित था, लोकमानस पर अंकित था, और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। और उसका प्रभाव यह था कि उससे उनका जीवन समृद्ध था और वे जीवन में संतुष्ट थे। यानी कि अपने जो महाभारत महाकाव्य हैं, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जिनका जो है वे किसी न किसी रूप में अध्ययन तो नहीं कर पाते थे, अशिक्षित थे, लेकिन जो अनुवाद, लोक प्रचलित अनुवाद था, उनको सुनने के कारण उनके जीवन में उसकी गहरी छाप पड़ी हुई थी। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान भी बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश मिलता हो। उद्धृत मतलब उदाहरण देना। उद्धृत का अर्थ है उदाहरण देना, है ना। उद्धृत का अर्थ है उदाहरण देना, कि मतलब जो लोक प्रचलित कथाएं थी उनसे वे इतना प्रभावित थे कि जब भी उनके जीवन में कोई घटना घटती थी तो उससे संबंधित वे इन रामायण महाभारत के उदाहरणों को वे देते थे, और या उनके छंद उन्हें याद थे, और प्राचीन रचना जो है उनके मन में सुरक्षित थी। इस कारण वे उनका उल्लेख भी करते थे, जिससे लोगों को नैतिक शिक्षा मिले, नैतिकता का ज्ञान मिले, और इससे जो है लोगों के अंदर मतलब ये प्रमाण है कि लोग जो है अपने अतीत से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। रोज़मर्रा का अर्थ है प्रतिदिन। रोज़मर्रा का अर्थ है प्रतिदिन। मसला का अर्थ है विषय या समस्या। रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन के जीवन में जो घटनाएं, मसला माने जो समस्या, जो घटनाएं होती थी, उसमें ये रामायण महाभारत के उदाहरण देते थे। और उदाहरण देने ये जब लेखक सुनते थे, लेखक ने जब ऐसा मतलब लेखक ने सुना तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि ये देहाती लोग किस तरह से अपनी बातचीत को एक साहित्यिक मोड़ दे देते हैं। ये सोचकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य लगता था कि ये लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी किस तरह से अपनी बातों को ये साहित्यिकता के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि इनके अंदर कितना साहित्यिक ज्ञान है।
जो हमारी जो हमारे महाकाव्य हैं, जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उनका ये कहीं ना कहीं उनसे इतना प्रभावित थे, और इनकी बातों से वे अपने दूसरे को माने उदाहरण देते थे, नैतिकता की शिक्षा देते थे, जिससे जो है दूसरों पर भी उसकी छाप निरंतर पड़ती जाती थी। और इससे जो इस बात का प्रमाण ये है कि इनके अंदर अपने अतीत के प्रति कहीं ना कहीं बड़ा लगाव अवश्य है। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उनका अपना तस्वीरों का भंडार है। लेखक बता रहे हैं कि यदि इनके मन में अपना लिखित इतिहास, माने कि जो इतिहास लिखित था, इसका लिखित इतिहास था, उसका उन्होंने अध्ययन किया था, तो कह रहे हैं कि मेरे मन में यदि लिखित इतिहास है, यानी कि जो इन्होंने अध्ययन किया है। लिखित इतिहास का मतलब जो हमारा अतीत है उसके बारे में जो इन्होंने अध्ययन किया है। तो कह रहे हैं कि यदि मेरे मन में लिखित इतिहास है, तो इन सूचित और सुनिश्चित तथ्यों को निर्मित तस्वीरों का भंडार है। और जो अध्ययन के माध्यम से उनके मन में तथ्य जो है उनकी तस्वीर खींची है, यानी कि उन तस्वीरों का भंडार है। यानी इतने ज़्यादा उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रमण किया और भारत के अतीत के बारे में उन्होंने जाना, उसका एक समृद्ध भंडार उनके मन में था। तो वे ये भी महसूस करते थे कि मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उनका अपना तस्वीरों का भंडार है। मतलब इन्होंने अध्ययन करके जिसको अर्जित किया, जिसको जगह जगह भ्रमण करने के बाद और सांस्कृतिक जो भग्नावशेष, स्मारक आदि है, उनको देखने के बाद जो उन्होंने अपने मन में ज्ञान अर्जित किया, उन ज्ञान का भंडार कि इन अनपढ़ किसानों के मन में भी था, यानी कि उनको अपने अतीत का ज्ञान था। यह बात अलग है कि उनका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। लेखक कहते हैं कि ये बात अलग है कि इनके मन में जो भंडार था उसका स्रोत कहाँ से था। उसका स्रोत था हमारी जो पुरानी कथाएं, पुरा कथाएं बोलते जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो कहानियाँ, मिथक या आध्यात्मिक घटनाओं पर आधारित जो कथाएं हैं, उनको पुरा कथा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो उनके मन में इस ज्ञान का स्रोत कहाँ से फूटा था, वह पुरा कथाओं से और परंपरा महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थे। जो महाकाव्य के नायक नायिका थे, उनसे जो उन्होंने सीखा था, ये इसका भंडार, मतलब ज्ञान जो अर्जित किया था उसका भंडार उनके मन में था। मतलब उसका स्रोत हमारी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वह थी, और उनके जो पात्र हैं वे थे। उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। वे लेखक जो है जो हमारे भारत के बुजुर्ग लोग हैं जो अशिक्षित हैं, उनके चाल ढाल को वे देखते, उनके आकार प्रकार को, उनके चेहरे को देखते। मतलब एक तरह से वे ये मिलान कर रहे थे कि भारत का अतीत जो उन्होंने अध्ययन के माध्यम से देखा, जाना, समझा, परखा, वही अतीत क्या उसकी छाप इन लोगों में है। और वे इसको जानने के लिए उन लोगों को, उनके चेहरों को, उनके आकार प्रकार को, उनके चाल ढाल को बहुत ध्यान से देखते थे। मैंने लिखित रूप में वो करके अध्ययन करने के बाद उसका प्रायोगिक रूप में भी अध्ययन वे करते थे। और वे देखते थे कि कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में मेल जोल है।
यानी जो उन्होंने अतीत का अध्ययन किया उसमें, और जो इन बुजुर्गों के का व्यक्तित्व उसमें बहुत कुछ उन्हें साम्य दिखा। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। इन्होंने जिन लोगों से मतलब अपना संबंध, जिन लोगों से ये मिले, जिन लोगों के व्यक्तित्व को देखा, जिन लोगों पर इन्होंने अध्ययन किया, उन लोगों के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे जिनको देख के ये पता चला कि ये संवेदनशील है। बहुत से संवेदनशील चेहरे मतलब बहुत से लोगों को उन्होंने देखा जिनके जो कि मन से संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब क्या होता है? संवेदनशील का अर्थ होता है कि किसी की भावनाओं को समझना और उसको अनुभव करना, माने किसी के दुख में दुखी, किसी के सुख में सुखी, इस भावना को जानने वाले को संवेदनशील कहते हैं। और बलिष्ठ देह, बलिष्ठ मतलब मजबूत, देह माने शरीर। बलिष्ठ का अर्थ है मजबूत या शक्तिशाली, मजबूत या शक्तिशाली, मजबूत या शक्तिशाली। और देह का अर्थ क्या है? शरीर, देह का अर्थ है शरीर। ठीक है, तो उनको जिन जिन लोगों से वे मिले उनमें बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिनको देख के इन्हें लगता था कि ये संवेदनशील हैं, और शरीर से वे बलिष्ठ थे। बलिष्ठ मतलब शक्तिशाली लगते थे, बलिष्ठ माने मजबूत लगते थे, और सीधे साफ अवयवों वाले। सीधे साफ अवयव होता है अंग प्रत्यंग, अवयव मतलब अंग प्रत्यंग वाले पुरुष दिखाई देते थे। जिन लोगों से ये मिले उनको उनकी छाप उनके मन में ऐसी पड़ी। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। महिलाओं में जिन महिलाओं से वे मिले उनमें उन्होंने लावण्य, लावण्य का अर्थ है सुंदरता, लावण्य लावण्य का अर्थ है सुंदरता। मतलब जिन महिलाओं से ये मिले वे उन्हें मतलब लावण्य से युक्त, सुंदरता से युक्त दिखी, और उनके अंदर नम्रता का भाव था, उनके व्यवहार में नम्रता थी। और गरिमा, गरिमा मतलब कि एक ऐसी भावना जिसमें महानता के लक्षण हो, और संतुलन, और कुल मिला के इन सभी गुणों का एक संतुलन उन्होंने देखा। और ऐसे भी चेहरे देखे, कुछ ऐसे भी चेहरे उन्होंने देखे जिन चेहरों पर अवसाद की झलक थी। वे चेहरे जो है अवसाद से भरे थे। अवसाद मतलब दुख, अवसाद का अर्थ है दुख, अवसाद का अर्थ है दुख। ठीक है, तो कुछ लोगों को उन्होंने देखा जो 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 कि सुंदरता और लावण्य, गरिमा से भरा हुआ चेहरा था, और कुछ चेहरे ऐसे थे जिसमें अवसाद की झलक थी। ठीक है, तो ये बताना है कि कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच में से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। लेखक कह रहे हैं कि जब गांव के रास्ते से ये गुजरते थे और उन रास्तों पर कभी कभी इन्हें सुंदर पुरुष, मनोहर पुरुष मतलब कि जो सुंदर पुरुष हैं, सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसे पुरुष या सुंदर स्त्री उन्हें दिख जाती थी तो वे जो है बड़े ही विस्मय विमुग्ध हो जाते थे। विस्मय माने आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनको ये लगता था कि गांव में भी इतनी सुंदरता बसी हुई है।
वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे और उनको देखकर इन्हें पुराने भित्ति चित्र याद आ जाते थे। भित्ति चित्र मैंने दीवारों पर अंकित जो स्त्री पुरुष की जो छवि अंकित थी, वे उनको ऐसे मतलब उनकी झलक इन लोगों में उन्हें दिखाई देती थी। यानी उनकी सुंदरता, उनकी जो अंग प्रत्यंग की मतलब कटाव थी, वह उन्हें दिखती थी इन लोगों में। मतलब उनकी सुंदरता उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। उन्हें इस बात का यह बात उन्हें हैरान करती थी, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाते थे, विस्मय से भर जाते थे कि भारत जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहा था, इतनी ऐसी विषम परिस्थितियां भारत पर आई और इतना होने के बावजूद ये सुंदरता कहाँ तक कैसे ये सुंदरता जो है टिकी हुई है, इनके अंदर ये सुंदरता कहाँ से बनी हुई है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालत बेहतर हो और इनके पास कुछ करने को ज़्यादा अवसर हो। उनको ये लगता कि इन ऐसे समृद्ध व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं हमारे भारत के, उनको लेकर हम क्या नहीं कर सकते। यानी कि हम ये व्यक्तित्व के धनी हैं और साथ साथ ये इनके अंदर ज्ञान भी है, भले ही ये अशिक्षित हैं, तो ऐसे हमारी जनता को लेकर हम क्या नहीं कर सकते। मतलब हमारे लिए सब कुछ करना संभव है, बशर्ते इनके हालत बेहतर हो। शर्त बस यही है कि इनकी हालत जो है बेहतर हो और अच्छी हो और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हो और इनके पास मतलब कि कुछ करने के लिए ज़्यादा अवसर हो, मतलब कि ये अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं मतलब किसी कला या किसी ऐसे रूप में बाहर निकालें जिससे इनकी प्रतिभा सामने हो। इनके पास इनकी प्रतिभा को बाहर करने की, मतलब इनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको सभी को दिखाने के लिए जब अगर अवसर मिले तो हम क्या नहीं कर सकते। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। कह रहे हैं कि हमारे भारत में जब इन्होंने गांव में जो भ्रमण किया तो उनसे ये पता चला कि चारों ओर गरीबी की छाप पड़ी हुई थी और इस गरीबी से अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थी। माने गरीबी के कारण लोगों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती, जैसे बीमारी है तरह तरह की, जिसमें कि ये दवा ना कर सकें, जिसके कारण मतलब क्योंकि पैसे नहीं है, और इसकी छाप हर माथे पर थी। इन विपत्तियों की छाप हर माथे पर थी, हर जनता के चेहरे पर दिखाई देती थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। जो हमारे कुशासक थे, जो हमारे देश में आक्रमणकारी थे, उन्होंने जनता को कुचला और कुचलकर उनको एक विकृत रूप दे दिया था। विकृत माने बुरा ना, तो कुचलकर भयंकर रूप से विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। कारण जो ये विकृति है, इससे जो है लगातार भ्रष्टाचार फैलने लगा। ठीक है, लगातार भ्रष्टाचार फैलने लगा, चारों तरफ जो है अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनती गई और स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। स्वीकृत जो भी स्थितियां हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया। लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति बनी थी कि जो भी स्थिति है उसको जो है वे स्वीकार करेंगे। यह सब देखने में सुखद नहीं था, जो मतलब
ये विकृतियां थी, जो भारत की स्थिति थी, भारत की जनता की स्थिति थी, वह बहुत अच्छी नहीं थी, पर भारत की असलियत यही थी। लेकिन उन्होंने अध्ययन कर पाया कि भारत की असलियत माने वास्तविकता यही थी। पर भारत ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहट थी, जो हजारों वर्ष तक सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। लेकिन भारत की ये भलमनसाहट है, मतलब एक ऐसा अच्छे लोगों का जो स्वरूप होता है, जो व्यवहार होता है, वही उस पर कोई बुरे की छाप नहीं पड़ती है। यही कारण है कि इतने आक्रमणकारी आए, इतने अत्याचार हुए भारतीय पर, किंतु उनकी जो वास्तविकता है वह नष्ट नहीं हुई। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।